Assalamualaikum everyone. I hope all of you people are doing good. I welcome all of you again to the YouTube channel of KS Wala. And today's lecture will be regarding the money supply. ठीक है. अब मनी सप्लाई क्या है? कल हमने पढ़ा था कि मनी की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं. याद है आपको? कल हमने मनी की फॉर्म्स पढ़ी थी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी. और आज हम मनी सप्लाई को पढ़ने वाले हैं. अब ऐसा समझ लो, मनी सप्लाई होता क्या है? सारा पैसा जो भी एक इकोनॉमी में मौजूद है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मनी सप्लाई. वो क्या होती है? आपकी मनी सप्लाई होती है. सो दैट इज व्हाई मनी सप्लाई होता है क्या है? मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट अ गिवन टाइम. यानी किसी भी इकोनॉमी में एक गिवन टाइम पे कितना पैसा अवेलेबल है, कितना पैसा अवेलेबल, उसे हम कहते हैं मनी सप्लाई. उसे क्या कहा जाता है? मनी सप्लाई. अब पैसा किस किस के पास होता है, ऐसे समझ लो. पैसा किस किस के पास होता है? एक तो आम लोग है, आपके और मेरे जैसे, ठीक है, जिनके पास पैसा है, ठीक है, यानी जो हमारे जेब में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है. दैट्स व्हाई कैश विद पीपल. सबसे पहली चीज क्या आती है इसमें? जो लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, चाहे वो आपके जेब में है, ठीक है, जो आपके जेब में है, जो आप खर्च कर सकते हो, ठीक है. दूसरा है मनी इन बैंक अकाउंट. जो आपके पैसे कहां पे पड़े हुए हैं? बैंक्स के पास पैसे पड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी हम कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं ना, वो भी और चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं. तीसरी चीज डिपॉजिट्स दैट कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश. इट मींस कि जो पैसा मेरे जेब में पड़ा हुआ है, जो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है. तीसरी चीज वो डिपॉजिट जिसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूं जल्दी कैश में, जिसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूं कैश में. जब आप बैंक पे जाते हो ना, आपके दो टाइप्स के अकाउंट्स खोले जाते हैं. एक होता है आपका सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, दूसरा होता है करंट अकाउंट, ठीक है. अब उस करंट अकाउंट का पैसा प्लस उस सेविंग अकाउंट का पैसा, उन्हें हम कहते हैं डिपॉजिट्स. जैसे हम डिमांड डिपॉजिट्स रखते हैं और फिक्स डिपॉजिट्स रखते हैं, लेकिन इसमें क्या आता है हमारा? डिमांड डिपॉजिट्स. क्यों? डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कभी भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं कैश में. आप एटीएम पे जाते हो ना, एटीएम में पिन डाल के, वो कार्ड डाल के आप डायरेक्टली कैश निकालते हो, ठीक है. सो ये तीन चीजें कहां पे इंक्लूड होती हैं? हमारी मनी सप्लाई में. यानी सारा वो पैसा जो आप लोगों के पास है, जो आपके बैंक अकाउंट्स में है, और वो पैसा जो आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? कैश में. वो सारा हमारा क्या कहलाता है? मनी सप्लाई कहलाता है, ठीक है. अब मनी सप्लाई को देख लो. मनी सप्लाई को कैसे मेजर किया जाता है इकोनॉमी में? मेजर करने का मतलब यह है कि अगर किसी भी इकोनॉमी को देखना हो कि हमारी कंट्री में पैसा कितना है, अभी हमारी कंट्री में अभी कितना पैसा है, तो उसको मेजर करने के लिए ना हमारे पास दो चार मेथड्स हैं, या हम कह सकते हैं मेजरमेंट्स है. हम कैसे अपनी मनी सप्लाई को क्या कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम मनी सप्लाई को देख सकते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है. सो फर्स्ट मेजरमेंट, इसलिए हम कहते हैं द आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्लासिफाइज द मनी सप्लाई इनटू 4 मेजर्स. 4 मेजर्स से हम अपनी मनी सप्लाई को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, ठीक है. ये एमओ जो है ना, ये उसमें नहीं आता, काइंडली ये याद रखिएगा. एमओ का मतलब ये M0 है, ये एमओ नहीं है, M0 है. दैट इज हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी. अब हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या होता है? या रिजर्व मनी आप किसे कहते हो? करेंसी इन सर्कुलेशन. जो भी करेंसी अभी सर्कुलेशन में है, इट मींस जो अभी हमारी इकोनॉमी में घूम रहा है पैसा, वो चाहे आपका पैसा हो, चाहे वो ए पर्सन का हो, बी पर्सन का हो, जो लोग बाहर खर्च कर रहे हैं ना पैसा. जैसे आप जाते हो कुछ लेने के लिए, कोई चीज लेने के लिए, ठीक है, आपने दुकानदार को 100 रुपीज दे दिया. वो 100 रुपीज दुकानदार के पास नहीं रहेगा, वो 100 रुपीज वो होलसेल वाले को दे देगा, ठीक है. उसी 100 रुपीज में से होलसेल वाला उस पर्सन को 50 रुपीज देगा, जो उसका काम कर रहा होगा वहां पे, और वो 50 रुपीज फिर से कहीं ना कहीं किसी दुकानदार के पास पहुंचेगा, क्योंकि उसे कंजम्पशन करना है, जिसे हम कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ मनी. क्या होता है? मनी सर्कुलेट होता है हमारी इकोनॉमी में, और जो पैसा सर्कुलेट हो रहा हो इकोनॉमी में, उस पैसे को हम क्या कहते हैं? हाई पावर्ड मनी. उसे क्या कहा जाता है? हाई पावर्ड मनी. और हाई पावर्ड मनी में क्या क्या ऐड होता है? इसमें होता है कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स विद आरबीआई. पहली चीज करेंसी इन सर्कुलेशन, चाहे वो नोट हो, चाहे वो कॉइन्स हो. इट मींस जो भी पैसा हम लोगों के पास है, जो भी पैसा पॉपुलेशन के पास है, पीपल के पास है, जिसे वो कभी भी क्या कर सकते हैं? खर्च कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं. दूसरी चीज क्या आती है इसमें? कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स विद आरबीआई. देखो, बैंक अपने पास, जैसे हम जाते हैं अकाउंट खोलने के लिए बैंक में, हम अपना पैसा सेव करके रखते हैं बैंक में, वैसे ही जो बैंक का एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, वो बैंक अपने पास नहीं रखता. वो कहां पे रखता है?
आरबीआई के पास। क्यों? क्योंकि हम जैसे बैंक में अपना पैसा रखते हैं ना, बहुत सारे लोग, हमें बैंक क्या देता है उसके बदले? इंटरेस्ट। बैंक क्या पे करता है आपको? इंटरेस्ट पे करता है उस पैसे के बदले। वैसे ही आरबीआई पे करता है इंटरेस्ट। आरबीआई क्या करता है? पे करता है इंटरेस्ट। किसको? कमर्शियल बैंक्स को। किसे का इंटरेस्ट पे किया जाता है? कमर्शियल बैंक को। जो बिजनेस, जैसे हम कॉमन पर्सन कमर्शियल बैंक्स के साथ बिजनेस करते हैं ना, वही बिजनेस कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ भी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो वो पैसा जो हमारे कौन से बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स का हो, लेकिन कहां पे रखा गया हो? आरबीआई में। वो भी हमारे हाई पावर्ड मनी में क्या होता है? इंक्लूड होता है। और उसके साथ अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई का मतलब क्या है? इट्स द बेस ऑफ ऑल मनी सप्लाई। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ मनी है जो हम आरबीआई के पास रखते हैं, जो हम नहीं, जो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास रखते हैं। वो पैसा भी कहां पे इंक्लूड किया जाता है? हमारे हाई पावर्ड मनी में। तो हाई पावर्ड मनी में 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहला, करेंसी इन सर्कुलेशन, जो भी पैसा अभी इकोनॉमी में घूम रहा है। दूसरा, पैसा जो कैश रिजर्व्स हैं, किनके? बैंक्स के, लेकिन कहां पे रखे गए हैं? आरबीआई के पास। तीसरी चीज, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट्स का मतलब यह है सिक्योरिटीज हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ठीक है। वो सारी चीजें जो है ना, बैंक अपने पास नहीं रखता। जब आप लोन लेने जाते हो ना, हम लोग जब एक पर्सनल, एक कॉमन पर्सन लोन लेने जाता है ना, वो मॉर्टगेज रखता है ना, वहां पे आपको रखना पड़ता है ना गिरवी, अपनी जमीन की, जो जमीन के कागजात आपको देने पड़ते हैं, या और भी डिफरेंट सिक्योरिटीज आपको देनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज, यानी जिसके बदले आपको लोन दिया जाता है, ठीक है। और वो सिक्योरिटी बैंक अपने पास नहीं रखता। वो सिक्योरिटी कहां रखता है बैंक? आरबीआई के पास। कहां पे रखता है? आरबीआई के पास। सो दैट्स व्हाई अदर डिपॉजिट्स में आपकी सिक्योरिटीज आ गई, बॉन्ड्स आ गए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो कहां पे आती है? अदर डिपॉजिट्स में। सो 3 ही चीजें आपको यहां पे याद रखनी है, हाई पावर्ड मनी में क्या क्या आता है। सो द फर्स्ट मेजरमेंट, जो हमारी करेंसी, जो हमारा फर्स्ट मेजरमेंट है, जिसमें हम अपने मनी सप्लाई को क्या करते हैं? मेजर करते हैं, दैट इज M1। दैट इज M1 है क्या? याद रखना है पहली चीज, M1 में क्या क्या आता है? अभी हमने देखा M1 में क्या आएगा। पहले वो पैसा जो लोगों के पास है, वो पैसा जो, यानी जो आपके जेब में पैसा पड़ा हुआ है, वो पैसा पहले क्या किया जाएगा? कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट्स। हमारे पास दो टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट, या जिसे हम कहते हैं टाइम डिपॉजिट, जैसे आप बोलते हो ना कि हम अपने पैसे फिक्स्ड रखेंगे कहीं पे ताकि इंटरेस्ट ज्यादा हो, 5 साल तक फिक्स रख लिए, 6 साल तक फिक्स रख लिए, है ना। बट इसमें कौन सा पैसा इंक्लूड होता है? डिमांड डिपॉजिट्स वाला। डिमांड डिपॉजिट्स इसलिए क्योंकि आप कभी भी निकाल सकते हो खर्च करने के लिए, ठीक है। सो पहली चीज करेंसी विद द पब्लिक, दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स लाइक सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स। जो हमारे सेविंग अकाउंट्स में पैसा है, करंट अकाउंट्स में पैसा है, वो कहां पे इंक्लूड किया जाता है? M1 मेजरमेंट में। थर्ड चीज अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जो हमने अभी देखा। अदर डिपॉजिट्स आरबीआई में क्या क्या आता है? डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो हमारे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, वो अपना पैसा कहां रखते हैं? आरबीआई में। सो उन्हें हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, बहुत सारे फॉरेन के सेंट्रल बैंक्स, किसी और कंट्री का सेंट्रल बैंक हमारे पास पैसा रखता है। और बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वो अगर हमारे आरबीआई के पास कुछ पैसा रख रहा है ना, वो कहां पे इंक्लूड किया जाता है? हमारे M1 में। तो M1 में आपको कुछ ही चीजें याद रखनी है। पहली चीज करेंसी विद द पब्लिक, जो हमारे जेबों में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा। दूसरी चीज जो हमारे कहां पे? डिमांड डिपॉजिट्स में पैसा पड़ा हुआ है। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब चाहे वो सेविंग अकाउंट हो आपका, चाहे वो करंट अकाउंट हो आपका, जिसे आप कभी भी निकाल सकते हो, जिसे आप कभी भी क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। और तीसरी चीज अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट्स का मतलब ये है जो हमारे इंटरनेशनल, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, उनका पैसा, या जो हम फॉरेन सेंट्रल बैंक्स की बात करें या गवर्नमेंट्स की बात करें, उनका पैसा। उसके साथ साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे हैं, जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक, इनका पैसा कहां पे इंक्लूड किया जाता है? M1 में। ये आपको याद रखना है। सेकेंड थिंग इज M2। ये मेजरमेंट फर्स्ट है। इसमें सिर्फ हमने देखा डिमांड डिपॉजिट्स को क्या किया जाता है? कंक्लूड किया जाता है, समझना। इसमें सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स की बात की हमने। M2 में क्या होगा? M1 की सारी चीजें। M1 की सारी चीजें का मतलब क्या है? करेंसी विद द पब्लिक,
डिमांड डिपॉजिट्स, उसके साथ साथ अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ये 3 चीजें आ गई। इसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा? सेविंग डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस। कहां पे? आपको पता होगा पोस्ट ऑफिस जो हमारा है ना, वो भी एज बैंकिंग इंस्टीट्यूट काम करता है। पोस्ट ऑफिस में भी बहुत सारे लोगों का अकाउंट होता है जहां पे वो पैसा क्या करके रखते हैं? सेव करके रखते हैं, ठीक है। उन पैसों को कहां पे इंक्लूड किया जाता है? M2 में। ये आपको याद रखना, यहां पे सिर्फ कमर्शियल बैंक्स का पैसा होता है। यहां पे हमने क्या इंक्लूड करा? कमर्शियल बैंक्स का पैसा। बट यहां पे हमने सेविंग डिपॉजिट्स की बात की, लेकिन कहां पे? पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। जो भी आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट्स है ना, उनमें जितना भी पैसा है वो कहां पे इंक्लूड किया जाता है? M2 में। सो M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट्स या सेविंग डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस, इसे हम कहते हैं M2। इसे क्या कहा जाता है? M2। अब याद रखना है, जब हम M2 या M1 मेथड को यूज करते हैं ना, इसे हम कहते हैं नैरो मनी। इसी को कहा जाता है नैरो मनी। नैरो मनी का मतलब यह है करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई प्लस सेविंग डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस। इस मनी को क्या कहा जाता है? नैरो मनी कहा जाता है, ठीक है। बट जब हम M3 की बात करते हैं ना, तो M3 और M4 में थोड़ी सी डिफरेंशिएशन ये है कि M3 में हम क्या कंक्लूड करते हैं? इंक्लूड क्या किया जाता है? M1 दैट इज करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक, ठीक है, प्लस जो हमारा अदर डिपॉजिट आरबीआई आता है वो इसमें आ गया। प्लस अभी तक हमने टाइम डिपॉजिट्स की बात ही नहीं की, फिक्स डिपॉजिट्स की। अभी सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? डिमांड डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं। बट यहां पे क्या इंक्लूड किया जाता है? टाइम डिपॉजिट्स। यहां पे क्या इंक्लूड किया जाता है? टाइम डिपॉजिट्स इन बैंक्स। जो भी आपने पैसा टाइम डिपॉजिट करके रखा होता है अपने बैंक्स में, वो कहां पे इंक्लूड किया जाता है? M3 में। वो कहां पे इंक्लूड किया जाता है? M3 में। सो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर। जब भी हमें कॉमनली या जब भी हमें जरूरत हो मनी सप्लाई को क्या करने के लिए? मेजर करने के लिए हम M3 यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? M3। क्यों? क्योंकि M3 में क्या क्या आ गया? M3 में सारी चीजें आ गई। M1 मतलब करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद बैंक्स, थर्ड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई प्लस टाइम डिपॉजिट्स। बट M4 की जब हम बात करते हैं, M4 में क्या आता है? M3 दैट इज ये सारी चीजें, M3 की सारी चीजें प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस। अगर M2 आपको याद हो, हमने M2 में पढ़ा था सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स विद, हमने सिर्फ पढ़ा था डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। बट यहां पे हम सारे डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं। सारे डिपॉजिट्स का मतलब यह है डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स, दोनों चीजें, ठीक है। सो M4 में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक तो M3 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि M3 और M4 का जो पैसा है उसे हम कहते हैं ब्रॉड मनी। उसे क्या कहा जाता है? ब्रॉड मनी कहा जाता है। सो दीज आर द 4 मेजरमेंट्स वी कैन से जो हम यूज करते हैं किस चीज को? मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए। अब एक चीज याद रखनी है आपको कि कौन करता है ये सारे काम। ये मनी सप्लाई को कौन सर्कुलेट करता है? हमने अभी लिखा नहीं। मनी सर्कुलेट कौन करता है, ठीक है। मनी सर्कुलेट कौन करता है और उसके साथ साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस मनी सप्लाई को सर्कुलेट कर रही है? सो दिस इज वन एंड ओनली ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे आप सेंट्रल बैंक कहते हो। सो द आरबीआई एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज एंड कंट्रोल्स द मनी सप्लाई। ये मनी सप्लाई कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। अब मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई डिफरेंट टूल्स को यूज करता है। इस मनी सप्लाई को कंट्रोल क्यों करना है पहले ये समझ लो। हमें, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था डिमांड जब हमने पढ़ी थी और जब सप्लाई पढ़ी थी, ठीक है, हमने एक चीज पढ़ी थी इन्फ्लेशन। याद है आपको? मैंने आपको बोला था जब भी इकोनॉमी में पैसा ज्यादा होता है, जब भी इकोनॉमी में पैसा क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब यह है, पैसा ज्यादा होने का मतलब यह है कि हर किसी के पास पैसा है, हर किसी के पास पैसा है और हर कोई डिमांड कर रहा है किसी कमोडिटी की। अब जब हर कोई डिमांड कर रहा है, जिस चीज की जितनी ज्यादा डिमांड होगी उस चीज का उतना प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। उस चीज का प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो होता है क्या है? होती एक चीज है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन।
जिसे हम क्या कहते हैं, महंगाई हो जाती है। या जब मनी सप्लाई बहुत कम हो जाए कि बहुत सारे लोगों के पास कम पैसा है, यानी पैसा है लेकिन बहुत कम है इकोनॉमी में, तो डिमांड किसी कमोडिटी की है नहीं। जब डिमांड किसी कमोडिटी की है नहीं तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, डाउन। तो होता है क्या है, चीजें सस्ती हो जाती हैं। चीजें क्या हो जाती हैं, सस्ती, जिसे आप कहते हो डिफ्लेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। सो आरबीआई क्या काम करता है, आरबीआई इसको भी क्या करता है, कर्व करने की कोशिश करता है और इसको भी कर्व करने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी के लिए ना तो इन्फ्लेशन अच्छी है ना ही डिफ्लेशन। सो इस इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को ना होने देना वो सारा किसका काम है, आरबीआई का। अब वो आरबीआई करेगा कैसे, क्योंकि उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए ना उसको। वो ऐसा तो नहीं होगा कि वो किसी को भी जाके घर में जाके आरबीआई किसी को घर में कोई भेज दे कि आ जाओ पैसे दे दो मुझे अपने जेब से, क्योंकि पैसा इकोनॉमी से बाहर निकालना है, बंद रखना है किसी जगह, तो आरबीआई अपने पास बंद रखेगा। लेकिन उसके लिए तो ये मेथड होगा कि फिर मुझे घर घर जाना है कि चलो पैसा दो मुझे, बंद करो अपना पैसा। उसके लिए आरबीआई डिफरेंट टूल्स यूज करता है। उसके लिए आरबीआई क्या करता है, डिफरेंट टूल्स को यूज करता है। जिसे आप पहला जो है, जो आपका सीआरआर कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व। अब कैश रिजर्व रेशो होता है क्या है, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स बैंक्स मस्ट कीप विद आरबीआई। जो भी बैंक आरबीआई, जैसे आरबीआई क्या करता है, बैंक को चला रहा है, ठीक है, बैंक के साथ काम कर रहा है। हर कोई बैंक, चाहे वो आपका जे&के बैंक हो, चाहे वो आपका कोई भी बैंक हो, ठीक है, हर किसी बैंक को जितना भी पैसा उसके पास डिपॉजिट होगा, जितना भी पैसा उसके पास डिपॉजिट होगा, क्योंकि सारे लोग डिपॉजिट रखते हैं ना अपना पैसा बैंक्स में। अब जितना भी पैसा आपके पास डिपॉजिट है, से ऐसे कि ए बैंक है, उसके पास समझ लो कि हर दिन जो है 100 लाख रुपीज आते हैं, ये डिपॉजिट करते हैं लोग यहाँ पे। अब इस 100 लाख रुपीज में से क्या करना होता है, एक बैंक को अपनी कुछ परसेंटेज कहां पे रखनी पड़ती है, आरबीआई के पास। कहां पे रखनी पड़ती है, आरबीआई के पास। अब आधी परसेंटेज ही क्यों रखता है, सारा क्यों नहीं रखता? सारा इसलिए नहीं रखता क्योंकि हो सकता है मेरे जैसा बंदा कभी भी उठ के चला जाए, मेरे पैसे दो, तो देगा कहां से? तो कुछ परसेंटेज वो अपने पास रखता है ताकि जो डे टू डे उनका काम हो रहा है वो भी चलता रहे, और प्लस जो एक्स्ट्रा पैसा है उसका कुछ परसेंटेज कहां पे रखा जाता है, आरबीआई के पास। अब होता उससे क्या है, पैसा कहां गया, आरबीआई के पास, ठीक है, वो जल्दी से वापस नहीं आएगा। सो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहां से निकला, बाहर, इकोनॉमी से निकला ना। तो अब इन्फ्लेशन होने का कोई भी खतरा है नहीं, क्योंकि महंगाई तब होती जब पैसा इकोनॉमी में होता, लोगों के पास होता। लोगों ने बैंक के पास पैसा रखा, अब बैंक ने कहां रखा, आरबीआई के पास। तो समझ लो ऐसे कि अगर 100 लाख रुपीस फॉर एग्जांपल हर दिन लोगों के पास होते हैं, इसमें से 50 लाख कहां चले गए, आरबीआई के पास। बचा कितना, 50 लाख। तो अब खर्चा कितना होगा इकोनॉमी में, 50 लाख ही होगा, तो अब महंगाई होगी नहीं। दूसरी चीज एसएलआर, जिसे आप कहते हो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता क्या है, परसेंटेज बैंक्स मस्ट कीप इन सेफ एसेट्स लाइक गोल्ड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसी पैसे में से जो अभी 100 लाख रुपीस था ना, इसका कुछ परसेंटेज पहले कहां पे रखना पड़ता है, आरबीआई के पास, और कुछ पैसा इसी में कन्वर्ट करना पड़ता है हमें गोल्ड में या डिफरेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और कहां पे रखना पड़ता है, अपने पास। कहां पे रखना पड़ता है, अपने पास। डिफरेंट समझना, ये कैश रिजर्व रेशो हम किसके पास रखते हैं, आरबीआई के पास। ये परसेंटेज कहां पे रखा जाता है, आरबीआई के पास। बट एसएलआर कहां रखा जाता है, अपने पास। ये कहां पे रखना पड़ता है, अपने पास रखना पड़ता है आपको। द थर्ड थिंग इज रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या है, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक्स। अब समझ लो, मैं गया बैंक पे लोन लेने के लिए, बैंक वाले मुझे बोलते हैं कि सर आपको 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बोलते हैं ना, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट। बट कभी कभी हमारे बैंक्स को पैसों की जरूरत पड़ती है ना, पैसों की जरूरत, तो हमारा बैंक कहां से पैसा लाएगा, आरबीआई से, क्योंकि आरबीआई के पास तो रखे हुए पैसे है ना, और डिफरेंट चीजें वो आरबीआई के साथ और काम भी कर रहा है, तो पैसा कहां से लाएगा हमारा बैंक, आरबीआई से। अब आरबीआई मुफ्त में तो देगा नहीं, क्योंकि आरबीआई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे बैंक काम कर रहा है वैसे ही आरबीआई भी अपना काम कर रहा है ना, उसे भी लोगों की सैलरीज देखनी है, उसे भी बाकी सारे प्रॉफिट्स कमाने हैं, तो वो कैसे कमाएगा, वो इंटरेस्ट पे देगा पैसे। बैंक को चाहिए पैसा, ठीक है मैं दे देता हूं, आप मुझे इंटरेस्ट दो। उस इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, रेपो रेट। यानी जिस इंटरेस्ट रेट पे आपका आरबीआई क्या करता है, लेंड करता है मनी, किसको, बैंक्स को,
किसको लेंड करता है मनी? बैंक्स को लेंड करता है, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। उसे क्या कहा जाता है? अब रिवर्स रेपो क्या होगा? फिर रिवर्स रेपो का मतलब क्या होगा? रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम बैंक्स। अब आरबीआई, मैंने अभी आपको बोला, आरबीआई एक टूल यूज करता है जिसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो। किस लिए? कि अगर इकोनॉमी में ज्यादा पैसा है, अगर इकोनॉमी में क्या है? ज्यादा पैसा है, तो आरबीआई क्या कहता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास कुछ पैसे रखो। अब बैंक मुफ्त में तो रखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि बैंक वही लोन दे सकता है लोगों को और इंटरेस्ट कमा सकता है उससे। बट बैंक क्या करता है? बैंक वो पैसा कहां पे रख रहा है? आरबीआई के पास। आरबीआई को भी उसे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। आरबीआई क्या देगा वापस? इंटरेस्ट। क्योंकि जैसे हम बैंक्स के साथ काम करते हैं ना, मैंने बैंक से लोन लिया तो बैंक को मैं इंटरेस्ट दूंगा, और अगर बैंक मुझसे पैसा लेगा तो बैंक को मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे हम रखते हैं ना फिक्स डिपॉजिट, तो उस पर आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है ना। तो वैसे ही आरबीआई और कमर्शियल बैंक एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगा, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक उसे इंटरेस्ट देगा, उसे हम कहते हैं कौन सा? रेपो रेट। और जब रिवर्स रेपो की बात की जाए तो हम आरबीआई को पैसा देते हैं, कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देता है उस रेट पे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। उसे क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट। एंड लास्ट वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब यह है कि जो भी हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी ना, जो हमने अभी देखा ऊपर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हमारे पास है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में या तो उन्हें खरीदा जाता है या तो उन्हें बेचा जाता है, ठीक है। अगर आरबीआई को लगे कि मुझे पैसों की जरूरत है या मुझे पैसा बाहर निकालना है, तो वो सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। वो क्या करता है? क्योंकि खरीदेगा कौन? बैंक्स खरीदेंगे या लोग खरीदेंगे, तो लोगों का पैसा कहां जाएगा? आरबीआई के पास। वैसे ही अगर आरबीआई को लगे कि नहीं, पैसा कहां चाहिए, मुझे इकोनॉमी में डालना है, तो ये क्या करता है? आरबीआई क्या करता है? आरबीआई बेचता है अपनी सिक्योरिटीज को, ठीक है, या खरीदता है अपनी सिक्योरिटीज को। अगर किसी के पास सिक्योरिटीज है, दो, मैं पैसे दे देता हूं, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन सिचुएशन आती नहीं है। सो दीज आर द टूल्स एक्चुअली जो आरबीआई यूज करता है, क्या करने के लिए? मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए। अब एक चीज, मनी सप्लाई को मैनेज ही क्यों करना है? क्यों मैनेज करना पड़ता है मनी सप्लाई को? हाँ, अभी हमने देखा क्यों मनी सप्लाई को मैं मैनेज करूंगा। हाँ, टू मच मनी का मतलब क्या है? क्या खतरा है? इन्फ्लेशन का। टू लिटिल मनी का मतलब डिफ्लेशन का खतरा है। सो अब समझ लो, लीड्स टू इन्फ्लेशन। हमें मनी सप्लाई को क्यों रेगुलेट करना पड़ता है? क्योंकि अगर पैसा ज्यादा हो हमारी इकोनॉमी में, होता क्या है? इन्फ्लेशन। उससे होगा क्या? प्राइस राइज, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा? लेस वैल्यू ऑफ मनी। पैसों का वैल्यू ही नहीं रहेगा मार्केट में। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे आपको सुबह रोटी लाने के लिए ना बैग में पैसे लेके जाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मनी का वैल्यू अब रहा नहीं, इन्फ्लेशन इतनी हुई है। बट प्रॉब्लम ये भी है कि अगर कम पैसा है इकोनॉमी में, क्या होता है? लीड्स टू लो ग्रोथ और रिसेशन, जिसे आप कहते हो डिफ्लेशन, या रिसेशन हो सकता है इससे। दूसरी चीज, लेस स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, खर्चा होगा ही नहीं, पैसा है ही नहीं। पैसा खर्चा कौन करता है? जिसके पास पैसा होगा। जिसके पास पैसा ही नहीं, वो क्या ही खर्चा करेगा? तो जब पैसा नहीं है तो खर्चा होगा नहीं। और